तो कैसे हैं आप सभी। आज मुझे मेरे कुछ दोस्त मिले थे तो वो लोग कहने लगे कि भाई इंग्लिश के अलावा भी बाकी सारे सब्जेक्ट की भी आप कोई वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज बाल विकास पे हम लोग एक वीडियो करते हैं। तो आइए कुछ प्रश्न देखते हैं हम लोग बाल विकास के, जो कि हमारे सीटेट में आए हैं पिछले कुछ सालों के दौरान। तो पहला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका अर्थ है कि देखिए, विशिष्ट का मतलब होता है विशेष, जो सबसे अलग हो। तो प्रश्न का मतलब ये है कि हर बच्चा जो होता है वो अपने आप में सबसे अलग होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो विकल्प चलिए देखते हैं। पहला विकल्प दिया है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। मतलब कि हर शिक्षार्थी को एक सिलेबस नहीं पढ़ाया जा सकता। दूसरा है, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कि ये कह रहा है विकल्प हमारा कि जैसे कोई क्लास है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के बच्चे बैठे हैं, तो हर बच्चे की क्षमता को हम लोग विकसित नहीं कर सकते। सी दिया है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। मतलब कि कोई भी, जैसे हर एक जो बच्चा होता है, हर बच्चे की रुचि, प्रतिभा, योग्यता ये सब अलग होती है। मतलब उस किसी बच्चे का इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है, किसी का किसी और फील्ड में है। तो बिल्कुल ये सही चीज़ लिखी है। अगला ऑप्शन दिया है, शिक्षार्थियों में कोई समान विशेषताएं नहीं होती हैं और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी दो बच्चा है तो उनकी विशेषताएं समान नहीं हो सकती या उनके लक्ष्य समान नहीं हो सकते। तो इसका मतलब इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो होगा हमारा विकल्प नंबर तीसरा, जो कि सी ऑप्शन है, कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। मतलब कि देखिए, जो विकास होता है, तो विकास जब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, तो उसमें विकास के कुछ सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। तो अब इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो पहला विकल्प दिया है हमारा सामान्य से विशिष्ट, दूसरा दिया है प्रतिवर्ती, तीसरा है निरंतरता और चौथा है अनुक्रमिकता। तो इसमें जो रिवर्सिबिलिटी है या प्रतिवर्ती जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि ये विकास का सिद्धांत नहीं होता। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें पूछा है कि आनुवंशिकता को कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है। मतलब खाली स्थान दिया है कि आनुवंशिकता इनमें से कौन सी सामाजिक संरचना है। गत्यात्मक है, स्थिर है, प्राथमिक है या गौड़। तो देखिए, जो आनुवंशिकता होती है वो गत्यात्मक सामाजिक संरचना होती है। क्यों? क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। तो मतलब इसमें गति होती है, हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसलिए आनुवंशिकता जो है ये गत्यात्मक सामाजिक संरचना होती है। अगला प्रश्न है हमारा विकास से ही संबंधित, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। देखिए, अभी ऊपर आया था कि विकास का सिद्धांत नहीं है, अब आया है कि कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो पहला विकल्प हमारा दिया है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। मतलब कि हर जो बच्चा होता है वो एक समान दर से आगे नहीं बढ़ता। मतलब कोई तेजी से विकास करता है, कोई थोड़ा धीमे करता है। दूसरा दिया है, विकास विकास हमेशा रेखीय होता है, कि मतलब एक सीधी रेखा में विकास होता है। ये तो विकल्प सही नहीं है, क्योंकि विकास जो है वो थोड़ा उतार चढ़ाव की तरीके से होता है। मतलब कभी किसी बच्चे का विकास जल्दी होता है, फिर थोड़े टाइम उसका विकास रुका रहता है, फिर हो सकता है तेजी पकड़े। फिर तीसरा दिया, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। क्यों? मतलब कि जैसे जो बच्चा होता है वो लगातार बढ़ता रहता है ना कुछ डेवलपमेंट होती रहती है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है। डी दिया है, विकास की सभी प्रतिक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। ये भी ऑप्शन गलत है। जो डेवलपमेंट होती है उसकी सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं। तो इसका मतलब विकास का इसमें से सिद्धांत कौन सा है, कि सभी की विकास दर समान नहीं होती।
तो हमारा विकल्प नंबर जो ए दिया है यही सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, माफ़ कीजिएगा आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। मतलब कि जैसे सभी लोग जो हैं हमारे आसपास, तो सभी की बुद्धि अलग होती है, प्रेरणा अलग होती है, अभिरुचि, इन सब चीज़ों के मामले में हम सब एक दूसरे से अलग हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये कौन सा सिद्धांत है, किस चीज़ से संबंधित है ये लाइन? तो पहला विकल्प दिया है वैयक्तिक भिन्नता से। बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा सही भी होगा। आगे हमको कुछ देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत के अनुसार हम सब एक दूसरे से अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? देखिए फिर से पूछा है, सिद्धांत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। मतलब इसमें 3 ऑप्शन हमारे सही होंगे, एक ही ऑप्शन हमारा गलत होगा जो कि विकास का सिद्धांत नहीं होगा। वही हमको इसमें से ढूंढना है। तो देखिए सीटेट में हमेशा ना ज़्यादातर नहीं वाले प्रश्न बहुत आते हैं, तो हम जब भी प्रश्न उसको पढ़ेंगे तो हम लोग ध्यान से इसको देखते भी रहेंगे। तो देखते हैं, पहला विकल्प दिया, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। कि मतलब जो विकास है, जैसे बच्चा धीरे धीरे मैच्योर होता है, उसके अंदर एक्सपीरियंस आता है, तो उससे डेवलपमेंट होता है बच्चे का। चलिए ये विकल्प तो हमारा ठीक लग रहा है, ये बात सही लिखी है। दूसरा जो विकल्प दिया है, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। अब देखिए जो ओनली होता है ना, या जो केवल, मात्र, ये सब जो शब्द होते हैं, ये किसी भी विकल्प में अगर आए तो वो निगेटिव वर्ड माने जाते हैं हमारे। ठीक है, तो यही ऑप्शन अभी तक हमको तो लग रहा है कि यही सही होना चाहिए, कि ये विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला भी देख लेते हैं, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अब देखिए विकास जो है ये प्रबलन मतलब कि मोटिवेट और पनिशमेंट के थ्रू भी हम लोग डेवलपमेंट करवा सकते हैं बच्चे का, तो ये ठीक ऑप्शन है। डी दिया है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। बिल्कुल सही बात है, हर बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पहले से अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, कि अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये बात विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि कहाँ गया जी, ये है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। अब देखिए इसमें हम लोग जो प्रश्न ये पूछा है कि केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर, मतलब कि बच्चे के केंद्र से लेके, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उसके मध्य भाग से लेके और बाहर की तरफ जो विकास होता है, मतलब हाथों की तरफ, हम लोग कह सकते हैं हाथ की उंगलियों की तरफ, इसको कौन से नाम से जानते हैं? तो इसका जो ऑप्शन सही है, ये याद करने वाली चीज़ है, ये ऑप्शन हमारा सही है, बी, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, एक होता है हमारा सेफेलोकोडल, वो होता है हमारा सिर से लेके पैर तक जो विकास होता है उसको सेफेलोकोडल बोलते हैं। ठीक, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। तो उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? मतलब कि एक अध्यापक है और उसकी क्लास का कोई एक बच्चा था, तो वो बच्चा वर्ग नहीं बना पा रहा था। वर्ग मतलब जानते हैं ना, जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं, तो वो सीधी लाइन को लेकर वर्ग नहीं बना पा रहा था। तो अध्यापक ने ये गेस किया कि ये बच्चा हीरे का चित्र भी नहीं बना पाएगा। अब देखिए उसमें टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है ना हीरे के चित्र में, तो उसने किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? तो देखते हैं विकल्प हम लोग कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाले की प्रवृत्ति से संबंधित है। कि मतलब जो विकास है वो एक क्रम से चलता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जिसको हम लोग कह सकते हैं, या सीक्वेंस में हमारा जो विकास होता है वो एक सीक्वेंस में होता है। दूसरा दिया है, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तीसरा दिया है, विकास निरंतरीय होता रहता है। चौथा दिया है, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो देखिए इसमें चारों विकल्प हमारे विकास से संबंधित ही दिए हुए हैं, लेकिन जो बच्चे
के बारे में अनुमान लगाया उसके अध्यापक ने, वो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से आधारित होकर लगाया? तो इसका जो विकल्प ए है हमारा, यही विकल्प सही होगा कि एक क्रम से विकास चलता है। मतलब देखिए क्यों, क्योंकि बच्चा पहले सीधी लाइन बनाना सीखेगा, तब जाके टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाना वो सीख सकेगा, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं कि विकास से संबंधित क्या नहीं है। सहजात या अर्जित, बी दिया है स्वाभाविक और पोषण संबंधी, सी दिया है प्रकृति पालन, और डी दिया है स्कोलास्टिक या को स्कोलास्टिक। तो इसमें जो विकल्प 2 है हमारा स्वाभाविक और पोषण संबंधी, यही विकास से संबंधित नहीं है। बाकी सहजात या अर्जित, प्रकृति पालन और शैक्षणिक शैक्षणिक, ये सब विकास से संबंधित चीजें हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? कि मतलब जो हर व्यक्ति होता है वो एक दूसरे से क्यों भिन्न होते हैं, सब अलग अलग क्यों होते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है वातावरण के प्रभाव के कारण, दूसरा दिया है जन्मजात विशेषताओं के कारण, तीसरा दिया है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या चौथा दिया है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो बताइए एक व्यक्ति दूसरे से क्यों अलग होता है? कि वातावरण का प्रभाव उस पर अलग पड़ता है, या तो जन्मजात जो विशेषताएं होती हैं उसकी वजह से, या फिर वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है इस वजह से अलग होते हैं, या चौथा दिया है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, यही इसका सही होगा। कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति का वातावरण भी अलग होता है और वंशानुक्रम भी अलग होता है, तो इसकी वजह से जो आपस में जो इंटरेक्शन होता है इन दोनों के बीच में, इसकी वजह से हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया है कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, मतलब कि शिक्षण के दौरान जब हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो बच्चों को विकास के प्रति हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब कैसे बच्चों का हम विकास करवा सकते हैं। तो इसके लिए एक अध्यापक से क्या डिमांड होनी चाहिए, मतलब अध्यापक के अंदर क्या खूबी होनी चाहिए? तो पहला दिया है कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग या जांच करते हैं। तो देखिए अनुशासन जो है ये अपने आप में एक निगेटिव वर्ड होता है, तो ये विकल्प तो नहीं सही होगा। अगला दिया है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, कि हम लोग जो एक अध्यापक होता है उसने जो सीख रखा है कि बच्चों के विकास के बारे में, उसके हिसाब से वो पढ़ाई करवाए बच्चों को। चलिए ये ऑप्शन कुछ ठीक लग रहा है। अगला है विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, कि भले ही बच्चा धीमे सीखने वाला हो या जल्दी सीखने वाला, मतलब प्रतिभाशाली बालक है कि मंद बुद्धि बालक है कि औसत बालक है, कैसा भी बालक हो सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाएं, ये ऑप्शन नहीं सही हो सकता। हर बालक को उसकी सीखने की क्षमता के अनुसार पढ़ाना चाहिए। अगला दिया है एक इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराए जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो देखिए पहली बात तो इसमें केवल आ गया, इसलिए ये निगेटिव वर्ड हो गया। दूसरी बात, हम सिर्फ एक क्षेत्र में विकास नहीं कराते बच्चे का हम लोग चहुमुखी विकास करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा विकल्प था वो है विकल्प नंबर बी सही है, कि हर बच्चे का विकास कैसे करवाया जाना चाहिए उसके बारे में पता लगा के और तब हम क्लास में पढ़ाएं। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला दिया है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो जो प्रकृति और पोषण विवाद है इसमें प्रकृति का क्या मतलब होता है, तो चलिए विकल्प देखते हैं। दिया है हमारे आसपास का वातावरण, दूसरा दिया है जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, तीसरा दिया है एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, या डी दिया है भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। तो देखिए प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का अर्थ होता है जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, मतलब बालक के अंदर की क्या चीज़ें हैं उसके वंशानुक्रम से संबंधित।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को निम्नलिखित के योग्य बनाती है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि अगर कोई शिक्षक है, अगर उसको बुद्धि और विकास के बारे में पता है, उसने ये सीख रखा है बच्चों की बुद्धि के बारे में पता लगाना या विकास कैसे होगा उसके बारे में पता लगाना, तो वह शिक्षक किस योग्य बनता है। तो पहला ऑप्शन दिया है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, कि हर बच्चा कैसे शिक्षण कर रहा है इस बारे में वो जाने, या दूसरा दिया है शिक्षार्थियों को यह बताने में कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। सी दिया है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, और डी दिया है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना। तो इसमें जो विकल्प है हमारा शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, देखिए ये विकल्प सबसे ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि जो मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा का वो होता है कि बच्चे का जो वास्तविक जीवन है उसमें सुधार लाया जाए, वो अपने वास्तविक जीवन में अपनी सीखी हुई चीज़ों का पालन करे या उसको उतार सके जो वो अपने कक्षा में सीखता है। तो अगर कोई शिक्षक यह जानता है कि बच्चे की बुद्धि कैसी है या उसका विकास कैसे होगा, तो उसका इस्तेमाल वह बच्चे के वास्तविक जीवन को सुधारने में कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। मतलब कि आनुवंशिकता संबंधी कारक मतलब कि ये चार जो विकल्प दिए हैं इनमें से कौन सी चीज़ सिर्फ और सिर्फ आनुवंशिकता से जुड़ी हुई है, मतलब कि जो कि हमारे माता पिता से हमको मिल सकती है या हमारे पूर्वजों से। तो पहला दिया समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति, कि हम अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दूसरा दिया चिंतन प्रारूप, कि हम कैसे सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में। सी दिया है आँखों का रंग, और डी दिया है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। तो देखिए जो आँखों का रंग विकल्प है यही विकल्प सही है, क्योंकि ये पूरी तरीके से आनुवंशिकता से जुड़ी हुई चीज़ है। ये हमको और कहीं से नहीं मिल सकती, ये सिर्फ हमें हमारे पूर्वजों से या माता पिता से मिल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। क्योंकि मतलब कि अगर मान लीजिए हम एक शिक्षक बन जाते हैं तो हमको किसी बच्चे की वृद्धि कैसे होगी या विकास कैसे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में या इनके सिद्धांतों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अब देखिए विकल्प देखते हैं। यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा, कि मतलब कि बच्चा हर प्रकार के बच्चे को अलग करे, जो मंद बुद्धि बालक है और जो प्रतिभाशाली बालक है उन सबको अलग अलग बैठा दें। बिल्कुल नहीं, तब फिर समावेशी शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये विकल्प हमारा गलत। बी दिया है शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा, ये कोई बात नहीं होती, कोई भी शिक्षक प्रभाव डालने के लिए पढ़ाने थोड़ी ना आता है। सी दिया है बच्चों को सीखने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा, और डी दिया है इससे बाल विकास एक लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। तो डी ऑप्शन की बाल विकास को हमको कोई फेमस नहीं करना है, हमको सिर्फ सीखने के लिए बाल विकास पढ़ना होता है। तो जो विकल्प सी दिया है कि अवसर प्रदान, देखिए जो अपॉर्चुनिटी देते हैं ना, अपॉर्चुनिटी या अवसर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। तो अगर किसी भी विकल्प में ये वर्ड हमारा दिख जाए तो वो विकल्प सही होने के चांस उसके बढ़ जाते हैं। तो मतलब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम ये अवसर प्रदान करें कि वो खुद से सीखें, करके सीखें अपने आप। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए हमें लगता है आज के 15 प्रश्न हो गए हैं जी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो इसलिए अगर आवाज़ में थोड़ी बहुत दिक्कत आई हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा सब लोग। थैंक यू सो मच।